हम बात करने वाले हैं द रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। ये कौन सा सोर्स है? तो ये है सेकेंडरी और द मॉडर्न सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। ये है मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्सेस हमने कवर कर लिए हैं अप टिल कस्टम्स। एंशिएंट सोर्स थे। अब सोसाइटी चेंज हो रही है। अब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है। आप देखते हैं कि समटाइम्स विथ रिगार्ड्स टू, मैं रीसेंट एग्जांपल आपको बताऊं तो सेम सेक्स मैरिज का रीसेंट एग्जांपल है, या फिर जब हम बात करें जो सेक्शन 377 था विच वॉज द अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस को लेके जो पनिशेबल चीज थी, वो सारी चीजें अभी रिसेंटली नवतेज सिंह जौहर के केस में उस चीज को कहा कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वाई? बिकॉज पहले वो चीज सही मानी जाती थी। धीरे धीरे जब कोर्ट्स के सामने सोसाइटी ने ऐसे मैटर्स को लेकर आया कि सोसाइटी चेंज हो रही है, आप सही है, आप सेम सेक्स मैरिज तो दूर की बात है, आप हमें मैरिज का राइट तो बाद में दीजिएगा, पहले ये जो सेक्शन 377 है विच इज द अननेचुरल सेक्स, अगर कोई दो कंसल्टिंग एडल्ट्स हैं जो कि कंसेंट दे रहे हैं कि यस दे वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर एंड दे आर ऑफ द सेम जेंडर, तब उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो इट वाज विद रिगार्ड्स टू द अननेचुरल सेक्स कि कुछ ऐसे सर्टेन, हाँ, सोडोमी एंड ऑल, बेस्टैलिटी एंड वो तो खैर ठीक है, अलग है, दैट इज रियली अ प्रोहिबिटेड थिंग। बट जो सोडोमी है विथ रिगार्ड्स टू दैट, लोगों ने उसके लिए कितना ज्यादा फाइट किया कि अगर दो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, उनकी कंसेंट है, दे वांट टू एंगेज इन सच एंड सच एक्टिविटी, वो अपने बेडरूम के अंदर क्या कर रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये सेक्शन क्यों बना हुआ है, क्यों उनको पनिश किया जाना है? तब कोर्ट ने कहा दिस इज रॉन्ग। आपने देखा होगा एक होमो कपल है, दे आर द लॉयर्स, मनेका एंड द अरुंधति, मनेका गुरुस्वामी एंड अरुंधति। तो ये दो कपल्स थे, सॉरी ये कपल था, इन्होंने दे फॉट रियली हार्ड फॉर दिस सेम सेक्स मैरिज एंड ऑल। व्हाई? बिकॉज they were able to prove it मतलब they were able to feel it themselves। वो खुद उस चीज को फील कर पा रहे थे कि क्या ऐसे लेक्युनाज हैं, क्या सोसाइटी में ऐसी चीजें हैं जिसको वो खुद नहीं अचीव कर पा रहे। तो बीइंग लॉयर्स दे जस्ट रेज्ड दिस पर्टिकुलर इशू इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट्स। सबसे पहले नवतेज सिंह जौहर के केस में कोर्ट ने जो सेक्शन 377 है उसको कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर एडल्ट्स हैं, दे आर गिविंग कंसेंट, तो दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अब इसके बाद बात निकल कर आ रही थी सेम सेक्स मैरिज की। उन्होंने कहा ठीक है, आपने सेक्सुअल एक्टिविटी को अलाउ किया है, हमारी मैरिज को तो आपने अभी भी अलाउ नहीं किया। अब इस पे कोर्ट्स के पास कोई भी सेट प्रिंसिपल नहीं थे, कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था यहाँ पे जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज कर रहा हो। उन्होंने जाके कहा कि आप एक काम करिए, एसएमए के अंदर हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो वर्ड है स्पाउस, उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट करिए, है ना, हस्बैंड वाइफ और ये सारी चीजें, मेल फीमेल, ये सब को हटा के एक आप जेंडर न्यूट्रल वर्ड स्पाउस को वहां पे इनकॉर्पोरेट करिए और हमें मैरिटल राइट्स दीजिए अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट। ये उन्होंने डिमांड करा। अब क्या था, कोर्ट के पास कोई लॉ नहीं था। कोर्ट के पास जो चीज थी जिसके बेसिस पे वो एक जजमेंट सुना सकते थे, वो थे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। दैट्स ऑल। आप देखते हैं कि आए दिन जो कोर्ट्स हैं वो फॉरेन जजमेंट्स को रेफर करते हैं। दे जस्ट हैव सम वैल्यू इन द कोर्ट। वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इम्पोज किया जाएगा प्रेसिडेंट्स के जैसे या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जैसे वही सुप्रीम होंगे, नहीं, बट दे हैव सर्टेन वैल्यू कि आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो उस समय काम में आते हैं जहां पे कोई भी सेट लॉ नहीं होता है, कोई भी सेट रूल नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था सेम सेक्स मैरिज का, हमारे पास कोई रूल नहीं है, बट कोर्ट ने उसको कॉग्निजेंस में क्यों लिया? बिकॉज कोर्ट ने उस पर अप्लाई करे प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस कि यस, ये जो कपल है, क्वेयर कपल है, ये स्पेलिंग उनको लिखते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द LGBTQ+A+ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी अभी यहाँ पे सीमित नहीं है, आगे बढ़ती जाएगी। इनका एक अम्ब्रेला टर्म है विच इज द क्वेयर पीपल।
आप अक्सर देखेंगे दिल्ली में भी परेड्स वगैरह होती रहती हैं इन लोगों की। दे फील डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल एंड दे वांट देयर राइट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वो राइट्स थे मैरिज, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। समाज में उनके प्रति जो बर्ताव हो रहा है उसको लेकर उन्होंने आवाजें उठाई थी। अब जब मैं बात करूं जी, ये सब टर्म्स हैं एल, बी, टी, तो ये सारे टर्म्स ना अलग अलग तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। टी की अगर हम बात करें तो टी रिप्रेजेंट करता है ट्रांस पीपल को। उनको आप देखें तो बहुत पहले ही उनको राइट्स मिल चुके हैं, क्या कि उनको एक थर्ड जेंडर के रूप में अब रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये सब जो चीज थी ना ये पहले नहीं थी। ये सब कैसे बनी है, कैसे पता चल रहा है कि इन लोगों को हमें सोसाइटी में एक जगह देनी है, एक राइट देना है। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस ओनली। कोई सैड प्रिंसिपल ने नहीं कहा था कि आप एक थर्ड जेंडर को भी राइट्स दीजिए। कई कई जगह पे देयर आर नाउ वॉशरूम्स एज वेल फॉर देम। उनके लिए क्यू भी होता है। वो बोलते थे, लाइक उनकी आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी कि हमें समझ में नहीं आता फीमेल वाली क्यू में जाएं या मेल, या हम अपने आप को थर्ड जेंडर बोलें। Sometimes they recognize themselves as female or a male, but sometimes they do not. They want to be recognized as a third gender. They want certain rights. तो ये सारे rights जो originate हो रहे हैं, सोसाइटी देखो कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। ये सब बातें वो बहुत पहले किया करते थे तो उनको फांसी की सजा दे दी जाती थी। पहले लोग इंटरकास्ट मैरिज करते थे तो उनको आपने देखा होगा ऑनर किलिंग करके पेड़ों वेड़ों पे लटका दिया करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, बिकॉज कोर्ट ने कहा ठीक है, हमारे पास कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हम जस्टिस करेंगे। जस्टिस करेंगे मींस हम न्याय करेंगे। यहां पे इक्विटी लिखा है, इक्वालिटी नहीं लिखा है। इक्विटी का मतलब है जिसकी जैसी नीड है उसके अनुसार हम उसको वैसे राइट्स देंगे। हो सकता है कि एक नॉर्मल कपल है जिनको अडॉप्शन करने जाना है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको अडॉप्शन करने जाना, उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, उनके लिए अलग लॉज होने चाहिए। वहीं पे एक ऐसा कपल है जो कि होमोसेक्सुअल है, दे आर नॉट हेट्रोसेक्सुअल, दे आर होमोसेक्सुअल कपल एंड दे आर गोइंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तब उनके कौन से राइट्स होने चाहिए। तो ये सारी अलग अलग चीजें हैं जिनको अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाना है, इसलिए कोर्ट करेगा इक्विटी। इक्विटी के प्रिंसिपल के बेसिस पे वो सबको न्याय देने की कोशिश करेगा। अब गुड कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो बुद्धि और विवेक है, जो हमारा कॉन्शियंस है, जो हमारे अंदर की आवाज है, वो हमेशा गुड फेथ में काम करेगी। अच्छे इंटेंशंस के साथ हमें न्याय करना है। तो ये जो है ये है मॉडर्न सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। कुछ ऐसे भी कोर्ट्स के सामने केसेस आ रहे थे, सोसाइटी चेंज हो रही थी कि उनको लग रहा था कि जो पुराने वेदास है, स्मृतिज है, कमेंट्रीज है, दे आर सो रिडंडेंट, बट एट द सेम टाइम जस्टिस हैज टू बी डन। तो टीपीए भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो वहां पे भी हम बार बार बोलते हैं जस्टिस का, इक्विटी का प्रिंसिपल, गुड कॉन्शियंस का प्रिंसिपल, ये सारे लॉस में एप्लीकेबल होता है। अब gradual development and changes in the society gave rise to such complex issues and unforeseeable problems. उसके लिए जस्टिस की जानी थी, तो इन प्रिंसिपल्स को वहां पे अप्लाई किया गया। जस्टिस का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट। डजंट मैटर आप एक क्वेयर पीपल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, you are queer people, you are asking for your rights, you will be given certain rights, but धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, but at least recognize तो किया कोर्ट ने। सेम सेक्स मैरिज को अभी अलाउ नहीं किया है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज किया है कि हाँ ठीक है। पहले उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको ये भी कहा कि ठीक है आप जो भी अंदर से फील कर रहे हैं, आपका एक जेंडर एक अलग चीज हो सकता है और आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एक अलग चीज हो सकता है। तो ये सारी चीजों को एटलीस्ट आज के समय में रिकॉग्निशन मिला, और हो सकता है आगे आने वाले सालों में इनके लिए सर्टेन लॉज भी बन जाए, कोई लेजिस्लेशन भी बन जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है कि जस्टिस का मतलब है हम फेयर ट्रीटमेंट करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड्स। देन इक्विटी का मतलब है बीइंग फेयर एंड इम्पार्शियल, जो भी आपकी जरूरत होगी हम उसके हिसाब से इम्पार्शियल होकर आपकी हेल्प करेंगे। देन गुड कॉन्शियंस की सेंस और जो अंदर का आवाज है वो हमेशा मॉरल होगी, वो हमेशा अच्छे काम के लिए यूज की जाएगी, बिकॉज जजेस ही होते हैं जिनको अल्टीमेटली डिसाइड करना होता है। तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, बायसनेस नहीं करेंगे, गलत बर्ताव नहीं करेंगे।
तो ये है मॉडर्न सोर्स। अब हम आते हैं प्रेसिडेंट्स पे। तो प्रेसिडेंट्स तो आपको पता है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट है कि हायर कोर्ट्स ने कोई सेट रूल कर दिया है। सिमिलर फैक्ट्स पे अगर दोबारा से कोई केस आ रहा है तो उस केस को रेफर किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि बार बार सेम चीज पे चर्चाएं और बहस ना हो, कोर्ट का भी समय बचे और इससे कोर्ट्स को भी अथॉरिटी मिले। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट के रूल को चेंज नहीं करोगे, आप बार बार हाई कोर्ट्स के रूल्स को या उन्होंने जो भी जजमेंट और प्रेसिडेंट्स दिए हैं उनको चेंज नहीं करोगे। क्या होगा? लॉलेसनेस होगी, लोग बोलेंगे चल क्या रहा है, आप पहले ये डिसाइड कर लो कौन सही है कौन गलत है। सो देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज अ सेट रूल कि आगे आने वाले सिमिलर केसेस में इसको रेफर किया जाएगा। क्या हुआ? कोर्ट्स बनने लगे, ये कोर्ट्स होना चाहिए, लिटिगेशंस होने लगे, जुडिशियल सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश हो गया इंडिया में, और इसके बाद जरूरत पड़ी कुछ लॉज की, और लॉज तो थे नहीं, तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट सेट कर दिए गए। आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट्स जो है ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है बेसिकली। यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, वहां पे आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लेजिस्लेशंस नहीं है, दे डू नॉट हैव द कोडिफाइड लॉज जैसे हमारे पास है, लेकिन दे हैव द प्रेसिडेंट्स। वो एक सेट रूल करते हैं जो कि जुडिशरी करती है। प्रेसिडेंट्स को कोई पार्लियामेंट नहीं सेट करती है कि बहस करके उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया, इट इज द कोर्ट मेड लॉ। तो उस समय जब लेजिस्लेशन नहीं थे, जब पार्लियामेंट नहीं थी, तो किसी को तो स्टेप लेना था, तब कोर्ट्स ने कहा कि प्रेसिडेंट को हम सेट करेंगे। अब द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट इज दैट द डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट्स विल बी बाइंडिंग अपॉन द लोअर कोर्ट्स इन सिमिलर मैटर्स। ऑब्वियसली आपने हायर कोर्ट्स को भी अथॉरिटी दी, अदरवाइज यहाँ पे लोअर कोर्ट ने कुछ कहा, अपील होती चली गई, बेमतलब के लिटिगेशंस होंगे और कुछ नहीं होगा। This not only saves the time of the courts, yes, multiplicity of litigations से बचाता है ये, बट ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है सोसाइटी में डिसीजंस के रिगार्डिंग, और इससे क्या होता है, लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशियल सिस्टम पे वो बढ़ता है कि हाँ ये लोग बार बार अपनी डिसीजन चेंज नहीं करे, सेट प्रिंसिपल्स हैं। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है उसको हम बोलते हैं कि ये एक मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। आप अगर डाइवोर्स के केसेस देखेंगे तो बार बार आप 2-3 केसेस के नाम पढ़ेंगे, है ना। लिली थॉमस का केस है, लिली थॉमस का केस कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, ही वॉज ऑफ हिंदू रिलीजन, लेकिन उनको दूसरी शादी करनी थी, तो पहले वो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हुए, फिर उन्होंने दूसरी शादी करी। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। अब वो क्या है, वो केस को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अब वो एक प्रेसिडेंट बन गया कि अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है तो पहले आप हिंदू रीति रिवाज से शादी को खत्म करिए, कन्वर्जन करिए, आप कुछ करिए, ये आपके पास वैलिड रीजन नहीं है, आपको जेल होगी, फिर भी आप किसी धर्म को गलत तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपका फेथ था मुस्लिम रिलीजन में, आप वो करते, शादी करने के लिए आपने मुस्लिम रिलीजन अपनाया। तो इस तरीके से वो प्रेसिडेंट बन गया, लिली थॉमस का केस। अब आगे ऐसे केसेस होंगे, कोर्ट ज्यादा माथा पच्ची नहीं करेगा, कहेगा ये प्रेसिडेंट है, ऐसा है, ये चीज गलत है। देन अगर हम लास्ट जो इसके सोर्स की बात करें तो ये है लेजिस्लेशंस, हमारे बेयर एक्ट्स, सीधा एग्जांपल लेजिस्लेशंस है, इनको बहस करके प्रॉपर डिबेट करके इनैक्ट किया है। आज भी इसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं धीरे धीरे करके। 1950 के दशक में मैंने बताया आपको कई सारे हिंदू लॉज आए थे। 1955 में आया था हिंदू मैरिज एक्ट, 56 में आया था सक्सेशन एक्ट। तो उस समय तक कुछ ऐसे सेट रूल्स हो चुके थे जिसको यूनिफॉर्म हम कह सकते थे, और जिनको हमें कोडिफाई करने की जरूरत थी, तो उनको इस तरीके से लेजिस्लेशन के फॉर्म में कोडिफाई किया गया। हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि मैरिज से कंसर्न्ड है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जो कि उन चीजों से कंसर्न्ड है, फिर धीरे धीरे करके इनमें ढेर सारे अमेंडमेंट्स आज भी होते रहते हैं। तो लेजिस्लेशन जो है दे आर दी मॉडर्न एंड द मोस्ट रीसेंट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। ये जो लेजिस्लेशंस हैं बेसिकली ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं द आइडियोलॉजी ऑफ वेदास, द स्मृतिज, द कमेंट्रीज एंड एवरीथिंग। उससे जो कस्टम्स बने, कस्टम्स को किस तरीके से हम एक यूनिफॉर्मिटी में लेकर आए और किस तरीके से अब उसको कोडिफाई किया, लिखा, ताकि जो एब्सर्डिटी है और जो भी ऐसा लग रहा है कि कितनी एम्बिग्यूटी है, ये सारी चीजें अलग हो जाएं। अब इसके बाद क्या है
कि कोई भी इशू या कंफ्लिक्ट कोर्ट्स के सामने जाता है तो दे नो कि हमें मैरिज है, मैरिज से रिलेटेड कंफ्लिक्ट है, तो हम हिंदू मैरिज एक्ट को देख लेते हैं। उसमें जो मैरिज की असेंशियल सेरेमनीज लिखी हैं, क्या पार्टीज ने उसे फुलफिल किया है? अब कोर्ट्स वहां जाके वेदास और स्मृतिज और ये सब तो नहीं देखने वाले। हाँ, इंटरप्रिटेशन सबकी अलग अलग हो सकती है, डिसेंटिंग जजमेंट आए दिन आते हैं, दो अलग अलग जज बैठ जाते हैं, उनके देख लीजिएगा कि अलग अलग कभी कभी ओपिनियन होते हैं। इवन दो वो एक सेम जजमेंट पे पहुंचे, लेकिन उनकी रीजनिंग अलग अलग हो सकती है वहां पहुंचने की। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये सारी चीजों से बचने के लिए लेजिस्लेशन को लाना, उसको कोडिफाई करना, उसको रिटन फॉर्म में लाना वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये पार्लियामेंट पास करती है और इसलिए इसे लेजिस्लेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद दे हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द हिंदू लॉ। यस, अब हिंदू लॉ को हम कह सकते हैं काफी हद तक कि इवन दो इट इज अ पर्सनल लॉ, इवन दो इट इज कोडिफाइड, लेकिन एटलीस्ट इट इज यूनिफॉर्म। हमें पता चल रहा है कि हमें किस चीज के लिए कहां पे रेफर करना है। एडॉप्शन है, डाइवोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आ रहा है, कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये जो लेजिस्लेशंस हैं, ये यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे डाइवोर्स के केस होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि क्रुएल्टी के रिगार्डिंग क्या कितने सारे केसेस होते हैं। क्रुएल्टी क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन कहीं नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने थ्रू आउट द इयर्स अपनी इंटरप्रिटेशन में बताया है ये चीज क्रुएल्टी हो सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टी, जिसके बेसिस पे अक्सर सबसे ज्यादा डाइवोर्स क्रुएल्टी के बेसिस पे होते हैं। तो कोर्ट्स ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेजिस्लेशन ने तो रिकॉग्नाइज किया है क्रुएल्टी को, पर वो क्या हो सकता है उसको हम एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो अभी भी ये लॉज जो है, इवन हिंदू लॉ, इट इज इवॉल्विंग एंड लेजिस्लेशन आप देख रहे हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट अभी आपको बताया, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, तो ये सारे एक्ट्स जो हैं ये अभी भी चले आ रहे हैं। द लेजिस्लेशन हैव अ लॉट ऑफ पावर। नो कस्टम और ट्रेडिशन इज सुपीरियर देन द लेजिस्लेशन until and unless उसको स्पेसिफिकली लेजिस्लेशन ने रिकॉग्नाइज किया है, या फिर वो कस्टम जो है वो अनटच्ड है। अगर मैं इस विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स की बात करूं एंड इवन द लीगल राइट्स, वो अनटच्ड है, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो लेजिस्लेशन में लिखा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि बार बार पार्टीज के अपने अलग अलग कंटेंशंस होते हैं, विथ रिगार्ड्स टू द मैरिज ही ले लेते हैं, सप्तपदी को लेकर अलग अलग किसी के कंटेंशन है, कोर्ट कहेगा नहीं, लेजिस्लेशन में ये लिखा है सप्तपदी होनी चाहिए, 6 स्टेप्स नहीं हो सकती, 5 स्टेप्स नहीं हो सकती, अनटिल एंड अनलेस आपका कस्टम है जिसको आप एस्टैब्लिश कर दो। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेशन है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इवन ओवर द कस्टम और ट्रेडिशन, बिकॉज कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, इल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है। अब जो लेजिस्लेशंस होते हैं ये कोडिफाइड होते हैं, इसीलिए इनके पास ग्रेट एनफोर्सिबिलिटी होती है। कहीं आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आप बोलेंगे मेरा राइट वायलेट हो गया, लोग बोलेंगे कैसे हो गया, आप बोलेंगे देखिए इस लेजिस्लेशन ने मुझे ये राइट दिया है और अब ये वायलेट हो गया है। सो दिस इज वाई इसकी बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है। तो ये थे हमारे सारे सोर्सेस जिसको हमने कवर किया।